मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत है। हम सबको उम्मीद है कि जल्द से जल्द आपकी परीक्षा आयोजित हो और आप अधिक से अधिक नंबरों को प्राप्त कर अपना चयन सुनिश्चित करें। इसी में हम आपका जितना योगदान कर सकते हैं उस कड़ी को प्रारंभ करते हुए हम लोगों ने आज फिर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2014 का पर्यावरण अध्ययन का पेपर चालू करा रहे हैं। इससे ये हो जाएगा कि आपको सुपर टेट और टेट में दोबारा आप देखेंगे लगातार कई सारे प्रश्न उत्तरोत्तर रिपीट होते रहते, तो रिपीट प्रश्न भी आपसे गलत ना हो, इसी उम्मीद के लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम संचालित कर रखा है और उम्मीद है कि आप सब इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित होंगे। तो 2014 में पहला प्रश्न पूछा गया था, वायु दाब मापने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है, यंत्र को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है बैरोमीटर। बैरोमीटर की अगर विशेषता देखें तो ये पारद बैरोमीटर होता है। किससे बनता है? पारे से, पारे के बनता है और पारे से बनने के कारण इसको पारद बैरोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि कौन सा पारद बैरोमीटर, एक ये बात, और दूसरी पारद बैरोमीटर में किस धातु को शामिल किया जाता है। तो किसके शामिल किया जाता है? पारा शामिल होता है, पारा इसमें होता है। तो पहला प्रश्न ये पूछा गया है। दूसरे प्रश्न पर आपसे पूछा गया है बीटी कपास। बीटी कपास तो पूछा जा रहा है बीटी कपास है, तो बीटी कपास क्या है? तो एक ट्रांसजेनिक पौधा है। कैसा पौधा है? ट्रांसजेनिक। बी ऑप्शन है ट्रांसजेनिक पौधा। अब ट्रांसजेनिक पौधा है एक तो ये, और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है इस बीटी का मतलब क्या होता है। बीटी का मतलब क्या होता है? तो बीटी का मतलब अगर ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न भी पूछा गया है कई बार, तो इसको ध्यान रखना है आपको। बेसिलस थुरिनजीनसिस, थुरिनजीनसिस के नाम से जाना जाता है। तो ये बीटी बैंगन या बीटी कपास, ये बीटी जो होता है, बीटी का तात्पर्य बीटी बैंगन में पूछा जाए या बीटी कपास में, तो एक ट्रांसजेनिक पौधा है बीटी कपास का। इससे उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, इस वजह से इसे लाया गया। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो अम्लीय वर्षा के लिए कारक SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ये अम्लीय वर्षा के लिए प्रमुख उत्तरदायी। उत्तरदायी कैसे, इसको देखेंगे। सल्फर और नाइट्रस ऑक्साइड, इन दोनों के जब कण मिलते हैं तो इसको कोड ध्यान रखेंगे नास। क्या कोड ध्यान रखेंगे? नास। नाइट्रस और सल्फर के ऑक्साइड मिलकर के अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। अम्ल वर्षा की समस्या क्या है? अम्ल वर्षा से फसलों को नुकसान पहुंचता है। किसको? फसलों को नुकसान पहुंचता है, फसलों को नुकसान पहुंचता है एक। और दूसरी आप ध्यान रखेंगे बात, दूसरी बात भी आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? कि इससे इमारतों को भी क्षति पहुंचती है, इमारतों को भी क्षति पहुंचती है अम्ल वर्षा से। और अम्ल वर्षा ये क्या है? एक तरीके से किसानों के लिए, अन्य तरीके से या अन्य के लिए नुकसानदेह। तो अम्ल वर्षा ध्यान रखेंगे सल्फर ऑक्साइड के कारण। चौथा प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र है? सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र, तो यहां पर ध्यान रखेंगे, एक ये ग्लोब पर 0 अंश अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा के 10 अंश उत्तर और 10 अंश दक्षिण, नॉर्थ और साउथ, कितना 10 अंश तक, 10 अंश इधर और 10 अंश इधर, ये 0 अंश अक्षांश है, इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। और इसके 10 अंश उत्तर और 10 अंश दक्षिण के क्षेत्र को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश कहते हैं। इस एरिया को भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण ताप बहुत अधिक होता है, और जब ताप अधिक होता है तो वाष्पीकरण अधिक होता है। वाष्पीकरण अधिक होने के कारण यहाँ पर वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है।
और वर्षा अधिक होने के कारण उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में अत्यंत मतलब सबसे ज्यादा विश्व में सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, या अमेजन वन भी सुना होगा। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो वर्षा वन होते हैं वो सर्वाधिक पारिस्थितिक तंत्र उत्पादक है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? तो यहां पर ध्यान रखेंगे, आम पकाने में प्रयोग किसका किया जाता है? आम पकाने में प्रयोग किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड का, कैल्शियम कार्बाइड का। सी ऑप्शन है कैल्शियम कार्बाइड का। अब सी ऑप्शन कैल्शियम कार्बाइड CaCO2, इसमें क्या होता है? एक एसिटिलीन गैस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस। और एसिटिलीन जो गैस होती है ये फलों को पकाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। गैस जो होती है ये फलों को पकाने में, तो एसिटिलीन गैस पूछा जाए या CaC2 या कैल्शियम कार्बाइड, ये फलों को पकाने में प्रयुक्त होने वाला मुख्य रसायन है। तो ये पांचवा प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो दूषित जल पीने से कौन सी फैलती है? टाइफाइड, ये एक जल जनित बीमारी। अब टाइफाइड को देखेंगे तो इसको आंत्र ज्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंत्र ज्वर, मतलब आंतों का बुखार, आंत्र ज्वर। और आंत्र ज्वर जो बुखार होता है, आंत का बुखार होता है, ये किससे होता है? एक जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से। और ये जीवाणु कौन सा है? इस जीवाणु को ध्यान रखेंगे, ये जीवाणु कौन सा है? ये जीवाणु का नाम क्या है? तो जीवाणु को ध्यान रखेंगे, साल्मोनेला टाइफोसा। क्या नाम है? मोनेला टाइफोसा, टाइफोसा। क्या नाम है इसका? साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से क्या होता है? टाइफाइड, आंत्र ज्वर रोग होता है। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं? ग्रीन हाउस गैस नहीं। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और क्या है उसके बाद? ये मेथेन गैस। लेकिन CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं। तो इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी ऑप्शन ग्रीन हाउस गैस में नहीं शामिल होगा। आगे अगला प्रश्न आठवां पूछा गया आपसे। आठवें प्रश्न पर पूछा जा रहा है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पादप है? द्विबीजपत्री पादप, तो यहां पर देखेंगे सरसों है। क्या है? सरसों। अब सरसों के अलावा यहां पर ध्यान रखेंगे चना, मटर, ये क्या है? ये द्विबीजपत्री पौधे। अरहर। अब इनकी विशेषता क्या है? इनको कैसे पहचानेंगे? तो यहां पर लिखा हुआ द्विबीजपत्री, बीज के 2 पत्र हो, बीज के 2 खंड हो, ऐसा पादप। आपने देखा होगा चने को अगर बीज से तोड़ा जाए तो उसके 2 खंड हो जाते हैं, पार्ट हो जाते हैं चने को। फिर मटर को देखेंगे, मटर में भी 2, मटर के दाने में क्या होता है? 2 बीज पत्र होते हैं। अरहर में भी ऐसा होता है। तो द्विबीजपत्री उन्हें कहते हैं जिनमें क्या हो? बीज के 2 पत्र हो जाए, 2 खंड हो जाए, 2 दल हो जाए, उसे द्विबीजपत्री कहते हैं। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो यहां पर ध्यान रखेंगे जल का अधिग्रहण ए ऑप्शन जाइलम द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। और जाइलम द्वारा जल और खनिज लवण पौधों से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, और पौधों की पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से जो भोजन बनाया जाता है उसे फ्लोएम द्वारा पेड़ पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। तो जाइलम जल ग्रहण, ये ध्यान रखना है, जाइलम जल ग्रहण, जाइलम जल ग्रहण, ऐसे ध्यान रखना है, जाइलम जल और खनिज लवण, तो ये ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो प्रथम साहित्य स्रोत में देखेंगे तो ऋग्वेद। कौन है? ऋग्वेद की रचना कब हुई? 1500 BC से 1000 BC के मध्य में। कब? 1500 BC से 1000 BC के मध्य में। अब 1000 BC के मध्य में जो ये
रचना हुई, ये प्रथम साहित्य कहलाता है। प्रथम साहित्य क्यों कहलाता है? इतिहास में आप जब अध्ययन करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का, तो पहला जो आपको साहित्यिक स्रोत मिलता है जिसका अध्ययन किया जा चुका है वो ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद को प्रथम साहित्य, प्रथम ग्रंथ, प्रथम धर्म ग्रंथ, अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रथम ग्रंथ, प्रथम धर्म ग्रंथ, प्रथम साहित्य, तो आपको ध्यान रखना है किसको टिक करना है? ऋग्वेद को। फिर उसके बाद देखेंगे वायुमंडल में 99% भाग पर कौन सी दो गैसें पाई जाती? ये क्वेश्चन हम कल भी करा चुके हैं, पीछे भी आप देखेंगे पूर्व के प्रश्न पत्र को, तो इस पे बार बार पूछिए। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दो गैसें हैं। इस पे क्या है? 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन, बराबर कितना हो जाएगा? 99% भाग किसका है? इन दो गैसों का है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। उसके बाद पूछा गया है पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। तो शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को जब शैक्षिक भ्रमण करेंगे, घूमेंगे, आप जैसे पता लगे कि बच्चों को आप लेकर के चले जाएं, क्या कहते हैं, पीलीभीत या फिर दुधवा नेशनल पार्क चले जाएं, तो कहीं ऐसे स्थान पर, या रायबरेली में है तो समस्तपुर पश्चिम बिहार चले जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा? छात्रों को इससे प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा। छात्रों को क्या होगा? प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट उनको एनालिसिस होगा। तो प्रत्यक्ष अनुभव की बात की गई है। ये क्वेश्चन नंबर 12 पे बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता क्या है? तो शुष्क मिट्टी की विशेषता क्या है? मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है। मिट्टी में क्या होता है? लवण की सांद्रता अधिक होती है। आगे चल करके देखते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? सतत, एक तो सतत का मतलब अनवरत रूप से निरंतर, और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है बच्चों का? तो इससे क्या होगा? शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा जानने के लिए, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर ना बनाए रखने के लिए निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षणार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता। तो ये ध्यान रखेंगे। इस अगर अनवरत रूप से आप देखेंगे, बराबर टेस्ट होते रहे, बराबर परीक्षाएं होती रहे, या जैसा कि हम लोग इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, और लगातार आप पेपरों को सॉल्व करते रहेंगे, तो पेपर कैसे आता है, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका स्तर क्या होता है, कैसे हमें सॉल्व करना चाहिए, ये आपका जो भय होता है परीक्षा में वो दूर हो जाता है, अनावश्यक भय नहीं होता है। अब क्या है ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न पत्र प्रश्न 14 का उत्तर क्या होगा? सही, सी ऑप्शन। क्या ऑप्शन सही होगा? सी। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, पशु चरने वाले वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो कैसे बदलते हैं? चुन करके। अब देखा होगा पशुओं को चरते समय क्या करते हैं? वो कुछ ही पौधों को खाते हैं और कुछ को नहीं खाते। तो कुछ को खाने का मतलब क्या है? वो चुनकर चरना। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो चुन करके कुछ को खा करके नष्ट कर देते हैं और कुछ शेष बची रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? अस्थियों के स्वस्थीकरण के लिए आवश्यक है। तो अस्थियों के स्वस्थीकरण के लिए क्या आवश्यक है, यह आपको ध्यान देना है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, कैल्शियम और विटामिन सी। कैल्शियम और विटामिन सी ये दो ऐसे तत्व होते हैं जो अस्थियों, हड्डियों के स्वस्थीकरण के लिए आवश्यक है। आपने देखा होगा लोग कैल्शियम की दवा लेते हैं, विटामिन डी उनको बताया जाता है कि धूप में रहें। धूप में ना रहने वाले लोगों को देखा होगा हड्डियों के जोड़ पर पेन होता रहता है। तो आपको ध्यान रखना, डी ऑप्शन, कैल्शियम और विटामिन की आवश्यकता होती है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो यहां पर पहला ऑप्शन है माउंट केटू। अब केटू गाडविन ऑस्टिन, इसी को माउंट केटू भी कहते हैं, केटू गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। ये है कहाँ? तो ध्यान रखना है, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में, काराकोरम पर्वत श्रेणी में। कहां पर है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में। दूसरा प्रश्न और भी पूछा जा सकता है आपसे, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। कितनी है? 8611 मीटर। अब यहां पर और प्रश्न देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे, भारत की अगर पूछा है तो केटू गाडविन हो गया, अगर विश्व की पूछता तो माउंट एवरेस्ट हो जाती। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो सबको ज्ञात होगी, 8848 मीटर ऊंचाई है, और इसकी वास्तविक ऊंचाई 8843 है, जबकि अन्य ऊंचाई घटती बढ़ती रहती। दूसरी चीज ये कहां पर है? नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। फिर कंचनजंगा, माउंट कंचनजंगा। एक प्रश्न और भी ध्यान रखना है, अगर ये पूछा जाए कि भारतीय भूभाग में
भारतीय भूभाग में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा। कंचनजंगा कहां पर है, तो ये ध्यान रखना है, कहां पर है, सिक्किम में है। कहां पर है, सिक्किम में है। ये कहां पर है, सिक्किम में, तो सिक्किम में है, इसको ध्यान रखना। कंचनजंगा भारतीय भूमि की सबसे ऊंची चोटी। क्यों, क्योंकि केटू गाडविन जो है वो पाक अधिकृत कश्मीर में है, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, किस पर आधारित है, तो यह ध्यान रखना है कि उसका आधार क्या है। आधार क्या है, आधार इसका है शिक्षण विधि के सिद्धांत। शिक्षण विधि के सिद्धांत, ये क्या है, ये ध्यान रखना, डी ऑप्शन। प्राथमिक स्तर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, किस पर, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। शिक्षण विधि के सिद्धांत। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, पूर्व का पेपर देखेंगे तब भी आपको मिल जाएगा। ये आपने मान लिया पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएंगे, पहले आपको क्षोभ मंडल मिलता है, कौन सा मंडल, क्षोभ मंडल, फिर कौन सा मिलता है, समताप मंडल, फिर कौन सा मिलता है, मध्यमंडल, फिर कौन सा मिलता है, वायुमंडल, फिर कौन सा मिलता है, बहिर्मंडल। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, इस पर कौन सा ऑप्शन आप टिक करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि यहां पर सबसे निचली परत पूछी जा रही है, तो निचली परत पे क्या टिक करेंगे, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, अब क्षोभ मंडल की कभी ऊंचाई पूछ सकते हैं, तो यहां पर ध्यान रखना, पृथ्वी से औसत रूप से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक में क्या माना जाता है, क्षोभ मंडल। क्या माना जाता है, क्षोभ मंडल। और मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। अब विटामिन सी की कमी से पहले, रोग जानने के पहले, विटामिन सी का हम लोग एक क्या करते हैं, रासायनिक नाम जान लेते हैं। तो रासायनिक नाम इसका पढ़ लीजिए तो रोग पता हो जाएगा। रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम क्या है, एस्कर्बिक एसिड। क्या नाम है, एस्कर्बिक एसिड। क्या नाम है इसका, एक एस्कर्बिक एसिड। तो एस्कर्बिक एसिड, तो अब कौन सा रोग होगा, यहां से पकड़ लीजिए, यहां से क्या हो जाएगा, स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। अब स्कर्वी रोग को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको विटामिन सी चाहिए। विटामिन सी किससे मिलता है, विटामिन सी खट्टे फलों से मिलता है। किससे मिलता है, खट्टे फलों से। अब खट्टे फलों में सबसे ज्यादा किससे मिलता है, तो आपको सबसे ज्यादा किससे मिल जाएगा, आंवला से। तो आंवला का सेवन कर सकते हैं और इस विटामिन सी की कमी को दूर कर सकते हैं। इससे समस्या क्या होती है, समस्या इससे क्या होती है, मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। दूसरी चीज, मसूड़ों से ब्लड आना भी शुरू हो जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि आंवला खाने से क्या फायदा हो सकता है। अगला देखेंगे, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन बनी। तो भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन बनी, तो यहां पर ध्यान रखना, प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन सी है, किरण बेदी। यहां बंदी लिखा है, इसको ध्यान रखिएगा, यह त्रुटि हो गई है, बंदी नहीं बेदी है, किरण बेदी। अब किरण बेदी को देखा होगा, क्रेन बेदी भी कहा जाता है। और क्रेन बेदी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके कारनामों के कारण। इन्होंने क्या किया, जब आईपीएस का पद धारण किया था, तो इतने बड़े नेता की गाड़ी पार्क गलत जगह थी, तो उसको उठवा लिया था क्रेन से, तो इनको क्रेन बेदी भी कहा गया। किरण बेदी को देखा होगा, ये पुदुचेरी या पांडिचेरी की राज्यपाल भी हैं, उपराज्यपाल कह सकते हैं या प्रशासक क्या कह सकते हैं। तो किरण बेदी पहली महिला आईपीएस अफसर है। क्या है, आईपीएस अफसर। आईपीएस अफसर का मतलब इंडियन पुलिस सर्विस में गई थी, एसपी बनी। अब अगला प्रश्न है, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला जीव अभ्यारण्य कौन सा है। तो कौन सा जीव अभ्यारण्य है, तो इसको ध्यान रखना है, काजीरंगा। कौन सा है, काजीरंगा। और काजीरंगा जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो एक चीज यहां पर यह भी ध्यान रखना, 1908 में हुई थी। कब हुई थी, 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। 1908 में काजीरंगा कहाँ है, असम में। कहां पर है, असम में। किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो ऐसा जीव अभ्यारण्य जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, यह बात आपको ध्यान रखनी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान है। निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टान है, तो आग्नेय चट्टान से आप वाकिफ होंगे। यहां पर कौन सी चट्टान है, यहां पर आग्नेय चट्टान के रूप में आपको ध्यान रखना है, आग्नेय चट्टान कौन सी चट्टान होगी, तो ये बेसाल्ट को ध्यान रखना है। बेसाल्ट क्या है, आग्नेय चट्टान के रूप में इसको जाना जाता है। अब यहां पर ग्रेफाइट दिया गया है, अगर ग्रेफाइट की जगह क्या होता, यहां पर ग्रेनाइट हो जाता, तब भी क्या हो जाता, ग्रेनाइट भी हो जाता, तब भी आग्नेय चट्टान हो जाता। तो आग्नेय चट्टानों को मूल चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल चट्टान। दूसरा क्या कहते हैं, प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं।
और इनमें क्या होता है, इनमें स्तर नहीं पाया जाता है, ये परतदार चट्टानें नहीं होती, परतदार चट्टानें नहीं होती, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे परतदार चट्टान नहीं है। तीसरी चीज, आग्नेय शब्द जो बना है वो इग्नियस शब्द से बना है, किससे बना है, इग्नियस शब्द से, तो ये ध्यान रखेंगे। आग्नेय शैल का उदाहरण कौन सा है, बेसाल्ट। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत के लिए हमने बताया था ओजोन परत O3 किस में पाई जाती है, ये O3 जो पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है, किसमें, अब समताप मंडल में पाई जाती है। अब समताप मंडल की मीनिंग पूछ ली गई यहाँ अंग्रेजी में, तो क्या कहते हैं उसको, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर। अब ध्यान रखेंगे स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल, तो यहाँ पर और भी ध्यान रखेंगे, आयन मंडल को आइनोस्फीयर, मीसोस्फीयर का मध्य मंडल कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल को कहते हैं, तो ये मंडलों के नाम दिए गए, यहाँ अंग्रेजी में दिया गया समताप मंडल। कल के पेपर में भी हमने आपको इसको सिखाया था। आगे फिर चलते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है, तो सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है, तो सिख धर्म में कितने गुरु हैं, तो यहां पर ध्यान रखना है 10 गुरु हैं, कितने गुरु हैं, 10 गुरु। अब 10 गुरु देखेंगे तो यहां पर देख लेंगे पहले से और 10वें तक, पहला और 10वां गुरु कौन है, पहले गुरु कौन है, गुरु नानक देव, पहले गुरु कौन है, गुरु नानक देव, और यही सिख धर्म के संस्थापक, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। अब बची बात यहां पर और देख लेंगे इसी वक्त, गुरु गोविंद सिंह किस नंबर के गुरु हैं, 10वें गुरु हैं। गुरु तेग बहादुर किस नंबर के गुरु थे, 9वें गुरु। 9वें गुरु कौन थे, गुरु तेग बहादुर, जिन्हें क्या किया था, औरंगजेब ने मरवा दिया था। और 5वें गुरु कौन थे, 5वें गुरु के रूप में जहांगीर को, अर्जुन देव को जाना जाता, और अर्जुन देव को किसने मरवा दिया था, जहांगीर। ध्यान रखेंगे 5वें गुरु अर्जुन देव को मरवाया किसने, जहांगीर ने, और 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को मरवाया किसने, औरंगजेब ने। और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हैं, गुरु नानक पहले गुरु हैं, और 10वें गुरु अर्थात गुरु गोविंद सिंह अंतिम गुरु हैं और गुरु नानक पहले गुरु हैं। अब फिर कभी आपको पढ़ाएंगे दूसरे पेपरों पे, जब आपको सोशल साइंस का पेपर हल कराएंगे तो वहां हम इसको लिख करके बाकायदे बता देंगे कि कितने गुरु होते हैं, कौन कौन से गुरु होते हैं। आगे देखेंगे, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है, तो यहां पर आपको पिछली क्लास में भी बढ़ाया गया, कौन सा यंत्र है, बी ऑप्शन सिस्मोग्राफ। कौन सा, सिस्मोग्राफ। अब सिस्मोग्राफ को ध्यान रखेंगे, भूकंप की तीव्रता मापने में सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अब सिस्मोग्राफ की क्या विशेषता है, सिस्मोग्राफ में देखा होगा एक रिएक्टर स्केल होता है, क्या होता है, और रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। रिएक्टर स्केल में अंक कितने होते हैं, तो 0 से आपको ध्यान रखना है 9 तक, या 1 से 9 तक, कहां तक अंक होते हैं, 9 तक। और 9 तक के अंकों में देखेंगे प्रत्येक अंक बढ़ने पर, प्रत्येक अंक बढ़ते हैं तो 10 गुनी तीव्रता बढ़ जाती है, कितनी गुनी, 10 गुनी तीव्रता बढ़ जाती है। ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। और इसकी रिएक्टर स्केल की खोज किसने की, रिचर महोदय ने की थी, किसने की थी, रिचर महोदय ने की थी। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछा गया, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध का लंबा दिन हम देख लेते हैं, ये हो गई पृथ्वी, पृथ्वी का ये भूमध्य रेखा हो गई 0 अंश अक्षांश, एक है ऊपर 23.5 अंश अक्षांश, नीचे 23.5 अंश अक्षांश। ऊपर 23.5 अंश अक्षांश को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और इसको 23.5 अंश दक्षिण अक्षांश को क्या कहते हैं, मकर रेखा, क्या कहते हैं, मकर रेखा। अब कर्क रेखा, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब यहां पर देखेंगे सूर्य जब उत्तर से दक्षिण होता है तो 22 दिसंबर को यहां पर क्या ध्यान रखना, 22 दिसंबर, यहां पर क्या ध्यान रखना, 21 जून, क्या ध्यान रखना है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से जाती है और 8 राज्यों से गुजरती है, इसलिए देखा होगा जून माह में भारत में भयंकर गर्मी होती है। तो अगर पूछा जाए उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन तो ये 21 जून हो जाता है। यहां पर क्या पूछा गया, साउथ हेमिस्फीयर पे अर्थात दक्षिणी गोलार्ध पे, तो दक्षिणी गोलार्ध पे क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 2 और चीजें ध्यान रख लीजिएगा, सूर्य उत्तरायण दक्षिणायन जब होता है एक तरीके से ऐसे कह लीजिए, ये सूर्य आता है तो एक बार जब ऊपर की ओर जाता है तो यहां पर क्या होता है, दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च, 21 मार्च को सूर्य मकर भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, किस पर, भूमध्य रेखा या 0 अंश अक्षांश पर, 21 मार्च को। और एक ध्यान रखेंगे 23 सितंबर को फिर जब वापस लौटता है तब 23 सितंबर को
भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर पर के दिन समस्त पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अगर ये पूछा जाए कि दिन रात बराबर कब होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, जैसा प्रश्न पूछा गया है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। अब ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम बताइए। तो यहाँ पर दयानंद सरस्वती सब वाक्य होंगे। यहाँ पर एक प्रश्न और जोड़ लेते हैं, सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा गया? तो अधिकांश लोग समझेंगे कि यह संस्कृत में लिखा गया, लेकिन किस में लिखा गया? हिंदी में लिखा गया। क्यों? क्योंकि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की और आर्य समाज की स्थापना की थी। तीसरी चीज इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की बात को सही बताने के लिए, वेदों की अच्छी बातों को बताने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। तो ध्यान रखना है, सत्यार्थ प्रकाश किसने? दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस भाषा में लिखी? हिंदी में। किस भाषा में लिखी? हिंदी में। अब अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू तो ये सब जानते होंगे, असम का एक लोक नृत्य है। क्या है ये? बिहू असम का लोक नृत्य है। कैसा नृत्य है? लोक नृत्य है, जो कि दो तरीके के नृत्य आप पढ़ेंगे, एक शास्त्रीय नृत्य और एक लोक नृत्य। तो ये वहां का लोक नृत्य है। कौन सा? बिहू, बिछुआ, ये असम के लोक नृत्य है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूहों को कहा जाता है। यहां पर कहा जा रहा है फूड चेन। अब जब देखिएगा, ध्यान रखिएगा, 1 फूड चेन, 2 फूड चेन, 3 फूड चेन, 4, 5, 6 ऐसी कई सारी फूड चेनों को अगर मिला दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा? फूड वेव। क्या कहलाएगा? फूड वेव। इसको क्या कहेंगे? खाद्य जाल। क्या कहेंगे? खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। तो कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिल करके क्या करती हैं? एक खाद्य जाल का निर्माण करती है। क्या करती है? खाद्य जाल का निर्माण करती है। धन्यवाद। आप सब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अपने अंकों को बेहतर करें। अगर कहीं आपको लगता है कि सुधार की संभावना है तो आप हमें सुझाव दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहतर होंगे, मान्य होंगे। धन्यवाद।